मैं जो ही घर में दाखिल हुआ, सदफ भागकर मेरे पास चली आई। उसने हमेशा की तरह मेरे हाथ से सामान पकड़ा और मुझे मुस्कुराकर सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब देना भी पसंद ना किया और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो मेरे पीछे ही कमरे में चली आई थी। उसने फौरन मेरे कपड़े निकालकर बिस्तर पर रख दिए और मेरे जूते उठाकर रैक पर रखने चली गई। उसकी खिदमत गुजारी से मुझ पर क्या खाक असर होना था, उल्टा मेरा दिल जलकर कोयला हो गया। ये सब मुझे मोम करने के तरीके थे जो उसके बिल्कुल काम नहीं आने वाले थे। आपके लिए खाना लगाऊं? मैं जो ही फ्रेश होकर बाहर निकला, उसने सादतमंदी से पूछा तो मैंने घूर कर उसे देखा। फिलहाल तुम यहाँ से अपनी शक्ल गायब कर लो। मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाला तो वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ पल के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, खाना खाना होगा तो खुद ही खा लूंगा। मैंने अपनी बात मुकम्मल की और बिस्तर पर ढह सा गया, जबकि वो कुछ देर हैरत और अफसोस से खड़ी मुझे देखती रही और फिर चुपचाप बाहर निकल गई। मैं जानता था कि अब वो किसी कोने में छुपी आंसू बहा रही होगी, पर मेरे दिल पर उसके खिलाफ वो मोहर लगी हुई थी कि मुझे उसके गमज़दा चेहरे, भीगे लहजे और उसकी पलकों पर टिके आंसुओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा नाम सईद है। मेरे अब्बा एक कारोबारी आदमी थे। शहर के बीचों बीच उनकी बड़ी सी कपड़े की एक दुकान थी। अब्बा ने 2-3 मुलाजिम भी रखे हुए थे। मैंने जो ही एफए का इम्तिहान पास किया, अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपनी दुकान पर अपने साथ ले जाने लगे। चूंकि ये अब्बा का कारोबार था, लिहाजा मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता था कि अपना अलहदा कारोबार करूं या नौकरी करूं, मगर अब्बा मेरी नौकरी के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि नौकरी करके किसी की गुलामी करने से बेहतर है अपने कारोबार की जानिब तवज्जो दो। अगर तुम्हें कपड़ों का कारोबार नहीं पसंद तो बेशक कोई अपना अलहदा कारोबार करने की सोचो। मैंने पहले ही कारोबार करने के बारे में सोच रखा था, मगर फिलहाल मेरे पास सरमाए की कमी थी और जब तक मुझे कोई तजर्बा ना हो जाता तब तक अब्बा मुझे सरमाया देने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पहले थोड़ा सा काम करके तजर्बा हासिल करो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनका सारा का सारा मेहनत से कमाया और जमा किया हुआ पैसा ऐसे ही किसी भी कारोबार में लगाकर जाया कर दूं। मैं खुद भी ये नहीं चाहता था, इसलिए चारों नाचार अब्बा की दुकान पर जाने लगा। जैसे अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो मुझे कारोबार के तमाम रमूजो औकाफ सिखा देंगे, ऐसे ही अम्मा को मेरे सर पर सेहरा सजाने का शौक था। अभी मुझे अब्बा की दुकान पर जाते 6 माह ही गुजरे थे कि अम्मा ने मेरी शादी की जिद बांध ली थी। मैंने भी अपनी पसंद की लड़की का नाम फौरन ही अम्मा के सामने रख दिया। नादिया हमारे मोहल्ले में ही रहा करती थी। मैं दिल ही दिल में उसे चाहता था। उसने मैट्रिक के इम्तिहानात मेरे साथ ही दिए थे, जबकि अब 2 साल से वो घर फारिग बैठी थी। वो मेरे कॉलेज आने और जाने के वक्त दरवाजे में खड़ी होती। मैं जान गया था कि वो मेरा इंतजार करती है। मुझे भी उसकी आदत होती गई थी। अब अगर कभी वो दरवाजे पर मौजूद ना होती तो मैं बेचैन हो जाता। उसकी गोरी चमकती रंगत और कशादा पेशानी के साथ मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बड़ी भली लगती थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बड़ी उल्फत भरे अंदाज में जवाब दिया कि मेरा दिल खुश होकर रह गया और यूं हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। चंद महीनों में ही अहदो पैमान इस कदर हुए कि हमारी पसंदीदगी मोहब्बत के बाद इश्क में ढल गई। मैं उसे रोज रोज देखकर जीता और वो मेरे इंतजार में बेचैन रहती। मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। उसकी अम्मा का हमारे घर आना जाना था और अम्मा से दोस्ती भी थी। मुझे पूरा यकीन था कि अम्मा उसकी और मेरी शादी की राह में कोई रुकावट नहीं डालेंगी और मेरा उसके साथ रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा। इसलिए मैंने बड़े धड़ल्ले से अम्मा के सामने उसका नाम ले लिया, मगर अम्मा ने मेरे और नादिया के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। ये शादी नहीं हो सकती। उसकी माँ बड़ी चालाक औरत है और नादिया को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो खुद भी बड़ी तेज तर्रार है। मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मैं अपने इकलौते बेटे को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान था। भला नादिया चालाक और होशियार लड़की थी तो मैं कौन सा कोई बेवकूफ था कि दूसरे दिन उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दूंगा और अपनी अम्मा को घर से निकाल दूंगा। मैंने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं नादिया को लाइन पर रखूंगा और आपको इस घर में वही मकाम मिलेगा जो अब आपका मकाम है, मगर वो अम्मा ही क्या जो मेरी बात समझ जाती।
अम्मा ने तो ठान ली थी कि वो अपनी भांजी से मेरी शादी करेंगी। अम्मा की बहन के शौहर की वफात को अरसा गुजर चुका था। खाला ने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था कि अम्मा भी उनको काफी सहारा लगाया करती थी। क्योंकि अब्बा की अच्छी आमदन थी, लिहाजा अम्मा उनको माहाना खर्चा दिया करती। खाला के बच्चे पढ़ रहे थे। सदफ सबसे बड़ी थी। उसने शायद अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। वो मुझसे 3 साल छोटी थी। मैं उस गरीब यतीम से शादी करने का ख्वाहिशमंद नहीं था। ना तो वो नादिया की तरह शौक और चंचल थी और ना ही उसे बातें करने का फन आता था। बल्कि फन तो क्या, उसे तो बातें करना ही नहीं आती थी। वो चुपचाप सर झुकाए अपने काम में मगन रहती और बस सलामो दुआ से आगे कोई बात ना करती। वो संजीदा मिजाज की हामिल एक लड़की थी जो अपनी पढ़ाई में गर्क रहती। उसको इर्द गिर्द की दुनिया की कोई परवाह ना थी। शायद उसके घर के हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। बहरहाल जो भी था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैं उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं अपनी मनपसंद लड़की से ही शादी करना चाहता था और मैंने ठान ली थी। भले उसके लिए मुझे अम्मा तो क्या, पूरी दुनिया से भी टकराना पड़ जाता तो मैं टकरा जाता। तुम्हारी खाला ने जिंदगी भर बहुत दुख उठाए हैं। तुम्हारा और सदफ का रिश्ता बचपन से ही तय है। जब उसके वालिद की वफात हुई थी, मैंने तभी अपनी बहन को जुबान दे दी थी कि मैं सदफ को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगी। मैंने नादिया से शादी की, सर तोड़ कोशिशें की, तो बिलाखिर अम्मा ने मुझे असल बात बताई। आपके वादों के पीछे मैं अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर लूं? मैं सदफ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने अम्मा से दो टोक बात की तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं नादिया को किसी सूरत अपनी बहू नहीं बनाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। चुपचाप सदफ से शादी के लिए तैयारी पकड़ो, वरना अपना बैग भरो और इस घर से चलता बनो। अम्मा ने तो मुझे साफ घर से चले जाने का कह दिया था। मैं रुहानसा होकर उनकी शक्ल देखने लगा। भला कोई अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा सलूक करता है? अम्मा शुरू से ही सख्त तबीयत की मालिक थी। उन्होंने मेरे इकलौते होने का कभी लिहाज नहीं रखा और मेरी तरबियत सख्ती के साथ की थी। उन्होंने सारी जिंदगी मुझ पर अपने फैसले मुसल्लत किए थे। अब जबकि ये मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला था, मेरी शादी होने वाली थी, ऐसे में अम्मा ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी थी। भला मैं घर से निकलकर कहाँ जाता? मुझे दर दर की ठोकरें खाने की तो आदत नहीं थी और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता था। मैंने हमेशा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी थी। अम्मा ने मुझे शेर की निगाह से देखा, मगर खिलाया सोने का निवाला था और मुझे उसी ऐशो इशरत की आदत थी। मैं जानता था कि अम्मा से बईद नहीं था कि मुझे वाकई घर से चलता कर दे। मेरे मामले में अब्बा बिल्कुल ना बोला करते थे। उन्होंने मेरी तरबियत का जिम्मा अम्मा पर डाल रखा था। लिहाजा घर में मेरे मुतल्लिक तो अम्मा की मर्जी ही चला करती थी। अम्मा ने वही किया जो अम्मा ने ठान लिया था। वो नादिया के लिए मेरा रिश्ता ले जाने को किसी तौर तैयार ना हुई। अम्मा तो ना मानी, मगर मैं बिलाखिर मान गया, क्योंकि मेरे आजमाए गए तमाम हरबे नाकाम हो गए थे और बिलाखिर जीत अम्मा की हुई। अम्मा बाकायदा तौर पर मेरा रिश्ता लेकर खाला के घर पहुंच गई। खाला तो पहले ही तैयार थी, वो क्यों इनकार करती। लिहाजा उन्होंने झटपट हाँ कर दी और यूं मेरी मंगनी सदफ से हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यूं मेरी जिंदगी में जबरदस्ती चली आएगी। मैंने बिल्कुल चुप साध ली थी। जब मेरा एहतजाज ये काम ना आया तो मेरी खामोशी भला क्या खाक काम आती। अम्मा भी चुपचाप शादी की तैयारियों में लग गई थी। वो अपनी नजर मुझ पर जमाए मुझे देखती और नसीहत करना ना भूलती। अब अपना मिजाज दुरुस्त कर लो। मैं नहीं चाहती कि सदफ के आने के बाद उसे किसी किस्म की कोई बात महसूस हो। अम्मा को सदफ की मुझसे भी ज्यादा परवाह थी। मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। उधर नादिया ने मेरी मंगनी का सुनकर अलग हंगामा कर रखा था। उसकी नाराजगी तो अपनी जगह थी ही, मगर साथ साथ वो मेरा दिमाग भी खाई जा रही थी। वो मेरे साथ घर से भागने को भी तैयार थी। मैं उसकी जुर्रत पर हैरान होने के साथ साथ शर्मशार भी था कि मैं लड़का होकर उसके लिए डटकर ना लड़ सका, जबकि वो लड़की होकर मेरे लिए अपना घर बार सब छोड़ने को तैयार थी। मैंने भी तय कर लिया था कि कुछ भी हो, मैं नादिया से शादी करके ही रहूंगा। लिहाजा मैं मंसूबा बंदी करने लगा कि किस तरह अब ये मंगनी टूट जाए और मेरी शादी सदफ से होने की बजाय नादिया से हो जाए। मगर शायद मैं ख्वाब ज्यादा देखता था और हकीकत में अमल कम ही किया करता था।
लिहाजा मेरा कुछ ना हो सका और सदफ दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में चली आई। मेरी शादी के मौके पर अम्मा और अब्बा दोनों ही खुश थे। अम्मा की तो बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, जबकि अब्बा ने अपने इकलौते बेटे के सर पर सेहरा सजाया था, लिहाजा उनकी खुशी भी काबिले दीद थी। मुझे अम्मा अब्बा के चेहरों से ही अंदाजा हो गया कि वो किस कदर खुश थे। मैं भी उनकी खुशी पर मुतमईन था। खानदान के लोग अम्मा अब्बा की तारीफ करते ना थकते कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत कितनी अच्छी की थी, कि उसने अपने माँ बाप की पसंद से शादी की, वरना आजकल के लड़के तो अपनी पसंद की लड़की को ज्यादा तरजीह दिया करते हैं। अम्मा अब्बा अपने बेटे की फर्माबरदारी पर नाज़ा थे। लड़की पसंद होने के बावजूद मैंने अम्मा अब्बा के फैसले की लाज रखी थी। सदफ मेरी जिंदगी में तो चली आई थी, मगर मेरे दिल में अपनी जगह ना बना सकी। मेरे दिल में अभी भी नादिया बसती थी। सदफ की तमाम खिदमत गुजारी मेरे दिल के खानों पर दस्तक ना दे सकी। शायद मैंने अपने दिल के दरवाजे उस पर बंद कर रखे थे। मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा आता और उसकी खिदमत बनावटी लगती। जाहिर है अम्मा ने शुरू से उसके घर आने का ख्याल रखा था और उनका खर्चा उठाया था, जबकि अपने बेटे से भी उसी यतीम को ब्याह लाई थी। ऐसी सूरत में वो अम्मा की एहसानमंद थी और इसलिए वो अम्मा अब्बा की खूब खिदमत किया करती थी और मेरे दुकान से आने के बाद मेरे आगे पीछे घूमा करती थी। मगर मुझे उसके जज्बात की ना तो परवाह थी, न उसकी मोहब्बत की कोई कदर थी। मैंने तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ अरसे में ही उसको अम्मा की नजरों से गिराना है। मगर सदफ ने मुझे कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया था। वो अम्मा की इतनी फर्माबरदार थी कि जितना तो उनका अपना सका बेटा भी ना था, उसने अब्बा के दिल में भी जल्दी घर बना लिया, जबकि मैं हाथ मसलता हुआ रह गया था। अब करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैंने बहुत सोच समझ कर मंसूबा बना लिया था और उस पर अमल करने चला था। मैंने सदफ के साथ अपना रवैया बेहतर बनाया तो वो भी दंग रह गई। उसको यही लगा था कि शायद उसने अपनी मोहब्बतों और खिदमतों का सिला पा लिया था। मैं मुस्कुराकर उससे बात करने लगा था और उसकी खबरगिरी करने लगा। मैं उसको एक दो बार खाला से मिलवाने भी ले गया और उसे उसकी मर्जी के एक दो जोड़े भी खरीद कर ला दिए, तो वो उसी पर ही खुश हो गई थी। उसकी खिदमत गुजारी में मजीद तेजी आ गई थी। अब तो सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती और अम्मा के पाँव भी दबाने बैठ जाती, जबकि अम्मा उसे मना करती रह जाती। रात को वो मेरे भी कदमों में बैठकर मेरे पाँव दबाने लगती, तो मेरा दिल चाहता कि उसका मुंह नोच लूं, मगर मुझे खुद पर काबू रखना था। मैं प्यार से उसके हाथ हटा देता और उसे समझाता कि वो आराम करे, दिन भर की थकी हुई है तो वो निहाल ही हो जाती। मैंने अपना रवैया इसलिए बदला था ताकि मुस्तकबिल में मैं जो भी उसके साथ करने वाला था, उसके पेशे नजर अम्मा अब्बा को मुझ पर किसी तौर शक ना होने पाए। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसे बड़े शहर शॉपिंग के लिए ले चलूंगा, तो वो हैरान रह गई। उसने साफ मना कर दिया कि उसे ज्यादा चीजों का शौक नहीं और उसके पास पहले ही इतने कपड़े और चीजें हैं, वो मजीद खरीद कर क्या करेगी। जबकि मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। बीवियां तो अपने शोरों से लड़ झगड़ कर शॉपिंग करती हैं और एक ये कैसी इंसान थी कि जिसको मैं खुद शॉपिंग कराने के लिए बड़े शहर ले जाना चाहता था और वो इनकारी थी। मैंने यही बात अम्मा के सामने रखी तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। मैंने अम्मा को साफ बता दिया कि सदफ शॉपिंग पर जाने से इनकारी है। अब अम्मा का काम था उससे मनाना और मेरे साथ भेजना, और अम्मा ऐसा क्यों ना करती। अम्मा ने खुशी खुशी उसे तैयारी करने के लिए कहा। जब तुम्हारा शोहर तुम्हें लेकर जा रहा था तो जाओ उसके साथ, यही घूमने फिरने के दिन हैं। अम्मा के कहने पर वो भी राजी हो गई और मेरे साथ दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगी। सदफ की खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से चिपक गई थी। मैंने आंखों में कहर बनकर उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देखा था। ये मुस्कुराहट मैं जल्दी छीनने वाला था। मैं उसे एक पार्क में ले गया और वहां एक सुनसान कोने में ले जाकर बिठा दिया था और वहां से उठकर वापस चल दिया। उसने मुझे आवाजें देकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर और अपने शहर जा रहा हूँ और तुम इसी शहर में कहीं गुम हो जाना। वापिस अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। वो हैरत भरी नजरों से मेरी जानिब देखने लगी। शायद उसे लगा होगा कि मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने उसके इर्द गिर्द धमाका किया तो वो साकत रह गई।
उसके चेहरे पर एक साया सा मौजूद था। शायद उसे मेरी बात सुनाई ना दी थी, लिहाजा मैंने दूसरी बार बुलंद आवाज में उसको तलाक दी तो उसकी आंखें पानियों से भर गईं। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। वो कितनी मासूम थी। मुझे उसकी बनावट पर मजीद गुस्सा आ रहा था। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने उसको तीसरी बार भी तलाक दे दी। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाओ। मैं उसे तलाक देकर तेज कदमों से वहां से वापस चलने लगा, जबकि वो कितनी ही देर मेरे पीछे भागती रही थी। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे तमाशा लगे, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो, मैंने गुस्से से भरी चिंगारती हुई आवाज में कहा। तो वो सहम कर वहीं रुक गई और मुझे दूर तक जाता देखती रही। मैंने भी आखिरी कोने पर मुड़ने से पहले पलटकर उसे देखा था। वो साकित खड़ी मेरी जानिब भी देख रही थी। मैं अपने शहर की बस में बैठकर वापस चला आया था। मैं रोता हुआ अकेला ही घर में दाखिल हुआ तो अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? और सदफ कहाँ है? अम्मा ने अपने दिल पर हाथ रखकर पूछा। यकीनन उनका दिल घबरा रहा होगा। अम्मा, सदफ खाई में गिर गई है। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा और अम्मा के कदमों में बैठ गया। ये क्या कह रहा है? अम्मा सन्नाटे के आलम में खड़ी थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो खाई में कैसे गिर सकती है? तुम लोग तो खरीदारी करने के लिए गए थे। अम्मा ने एक सांस में कितने ही सवाल पूछ डाले। अम्मा, खरीदारी करने के बाद ही मैं उसे सैर करवाने ले गया था। उसने खुद ही कहा था कि उसे सैर करनी है। मुझे नहीं मालूम कैसे उसका पाँव फिसला और वो खाई में गिर गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो मुझे कहीं ना मिली तो मैं वापस चला आया। अम्मा ने बेयकीन नजरों से मेरी जानिब देखा। तू झूठ बोल रहा है ना? तू मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे आंसू ही मेरे गवाह बन सकते थे, लिहाजा मैं मजीद आंसू बहाने लगा। मैंने खाला को रास्ते में ही फोन कर दिया था। खाला भी रोती पीटती कुछ ही देर में आ पहुंची थी। मैंने उनको भी सारा वाकया सुनाया। अम्मा और खाला को यकीन ही नहीं आता था। अम्मा मुझे दोबारा उस शहर ले गई और वहां पर उन्होंने सदफ को बहुत तलाश किया मगर वो कहीं ना मिली। मैं चाहता भी नहीं था कि वो मिले। अगर वो मिल जाती तो मेरा भांडा फूट जाता। मैं खुद अब्बा को दूसरे शहर ले गया था और अब्बा के साथ उसे ढूंढने का ड्रामा करता रहा। कई दिन की तलाश के बाद भी वो ना मिली तो मैंने सुकून का सांस लिया। सदफ का गम भला कितने अरसे मनाना था। अम्मा और खाला तो उसको नहीं भूल सकती थी मगर मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम न लेते थे। मैंने अपना हाल बेहाल कर लिया था और ये सब अम्मा को दिखाने के लिए था। मैं चाहता था कि अम्मा खुद मेरी दूसरी शादी नादिया के साथ करवा दे और अपने बेटे की जिंदगी तबाह होने से बचा ले। मैं अब्बा के साथ दुकान पर ना जाता बल्कि सारा दिन घर में पड़ा रहता। न मुझे खाने का कोई होश था और न पीने का। अलबत्ता मैं घर से बाहर जाकर कुछ न कुछ खा लिया करता था। अम्मा ने मेरा हाल देखा तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि मेरी शादी करवा दी जाए। उन्होंने मुझसे शादी का जिक्र किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया मगर मैं चाहता था कि अम्मा इसरार करें और फिर मेरा रिश्ता नादिया के घर ले जाएं। कुछ दिनों में ये नौबत भी आ गई थी। अम्मा ने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मनाया और नादिया के घर रिश्ता लेकर जा पहुंची। नादिया और उसकी माँ तो पहले ही तैयार बैठी थी। उसकी माँ ने झटपट हाँ कर दी और अगले ही जुमे सादगी से निकाह करके अम्मा नादिया को मेरी जिंदगी में ले आई। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कितने पापड़ बेले थे, लिहाजा मैं खुशियों की बुलंदी पर था। मेरा बस चलता तो मैं हवाओं में छलांगे मारता मगर मैं ऐसा कुछ भी करने से कासिर था। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता था क्योंकि इस तरह अम्मा को मुझ पर शक हो जाता और अगर अम्मा को जरा सा भी मालूम होता तो अम्मा मुझे और मेरी बीवी दोनों को ही कान से पकड़कर घर से बाहर निकाल देती उस गुनाह के लिए जो मैं कर चुका था। अम्मा मुझे सारी जिंदगी माफ ना करती, लिहाजा मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा और नादिया के साथ अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया। नादिया की शोख और चंचल तबीयत में कोई फर्क नहीं आया था। वो वैसे ही खुश मिजाज थी जैसी शादी से पहले हुआ करती थी। उसकी अदाएं बड़ी कातिलाना थी। मैं बहुत खुश था मगर न जाने क्यों अम्मा के साथ उसकी अच्छी ना गुजर रही थी। कुछ ही अरसे में अम्मा की तरफ से दबे दबे शिकवे शिकायत शुरू होने लगे थे मगर मुझे कहाँ परवाह थी। मैं तो उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था।
وہ میرے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتی۔ ہم اکثر ہی باہر کھانا کھانے نکل جاتے تھے اور رات گئے واپس لوٹتے تھے۔ نادیہ کو باہر گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ میں زیادہ کبھی گھر سے باہر نہیں گیا تھا، مگر اب اس کے ساتھ مجھے بھی باہر آنے جانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ نادیہ کے ساتھ ایک سال کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے مجھے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میری اپنی اولاد ہو۔ مجھے بیٹے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے شک کی تصدیق کر دی تو میں نادیہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا یا بیٹی۔ نادیہ کی ڈلیوری کے دن نزدیک آ گئے تھے۔ میں اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کیا تھا۔ مجھے بیٹا ہوگا یا بیٹی میں یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا، مگر جو ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کی طرف دیکھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ایک عجیب الخلقت بچی تھی جس کا سر اس کے باقی جسم سے کافی چھوٹا تھا۔ شاید ابھی تک اس کی پوری نشو و نما نہیں ہو سکی تھی، جبکہ اب تو ڈلیوری میں کچھ ہی ہفتے باقی تھے۔ ڈاکٹر نے میرے خدشے کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ 1 ماہ پہلے تک تو بچے کی صحت بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں بچی کی نشو و نما رک گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا تھا۔ اگر میری بچی ایسی پیدا ہوئی تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، اور میں اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچ کر بے حد پریشان تھا۔ میں نے ماضی میں جو کیا تھا مجھے اس کا فوراً ہی احساس ہو گیا۔ میں صدف کے ساتھ کتنا غلط کر چکا تھا، اور اللہ نے اگر مجھے بیٹی عطا کی تو میں اس کی حفاظت کیوں کر پاؤں گا، جبکہ میں خود کسی بیٹی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی کر چکا تھا۔ شاید وہ ادراک کا ہی لمحہ تھا۔ میرے تو جسم میں جیسے لہو نہ رہا تھا۔ میرا حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا اور اپنے ماں باپ کا سامنا کیسے کروں گا؟ صدف کی تباہ و بربادی کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے جیسا میں نے کیا تھا؟ نہ صرف بیوی بلکہ وہ تو میری ماں کی سکی یتیم بھانجی تھی۔ وہ شاید ادراک کا لمحہ تھا۔ میں اپنے گناہ پر پچھتا رہا تھا، کیونکہ اللہ جلدی مجھے بیٹی سے نوازنے والا تھا۔ صدف بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میں اسپتال سے واپس لوٹا تو میرے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ آج سے پہلے مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ میں نے صدف کے ساتھ اتنا غلط کیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہو چکا تھا۔ مجھے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اماں کے سامنے جا کر اپنا جرم قبول کر لوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی۔ اماں کا زخم ایک بار پھر سے ہرا ہو جائے گا، اور تو اور خالہ تو رو رو کر مر ہی جائیں گی کہ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ میں ایک بار پھر بڑے شہر میں صدف کی تلاش کے لیے گیا۔ اب میں اس علاقے کی طرف گیا تھا جہاں میں نے صدف کو چھوڑا تھا۔ ابا کو تو میں کسی اور علاقے میں لے گیا تھا اور وہ وہیں پر صدف کو تلاش کرتے رہے تھے، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ میں اسی پارک میں گیا جہاں میں نے صدف کو آخری بار دیکھا تھا۔ وہ مجھے وہاں کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اب تو اس بات کو اتنا عرصہ گزر گیا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہیں اس نے سچ مچ کھائی میں کود کر اپنی جان تو نہ دے دی تھی۔ وہ واپس لوٹ کر گھر بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ میں نے اسے یہی پیغام دیا تھا کہ مجھے دوبارہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ ویسے بھی اس کی ماں نے تمام زندگی دکھ میں گزاری تھی۔ شاید وہ اس کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ طلاق کا داغ لیے اس کے سر پر آ پہنچی۔ میں ارد گرد کی جگہ صدف کو تلاش کرتا ایک دربار پر جا پہنچا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا۔ تبھی اچانک وہاں پر بیٹھی فقیرنیوں میں سے ایک کے چہرے میں مجھے صدف کی جھلک نظر آئی تو میں فوراً بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ صدف ہی تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ صدف، میں نے اسے آواز دی تو اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت کہیں کھو گئی تھی، جبکہ اس کی رنگت مزید مرجھا گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے یہاں پر بیٹھ کر کیا کیا سختیاں جھیلی تھی۔ مجھے معاف کر دو صدف۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ واپس گھر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ تمہاری ماں رو رو کر مر جائے گی، ایسا مت کرو۔ میں نے اس کی ماں کا نام لیا تو اس نے اپنا دل تھام لیا۔ میری ماں،
تم نے کیا بتایا اس کو میرے بارے میں؟ میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اسے اسی آسرے کے ساتھ جی لینے دو، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں دیکھ کر وہ جی اٹھے گی۔ میں زبردستی صدف کی منتیں ترلے کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا اور لے جا کر اماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اماں ایک لمحے کو تو اسے پہچان ہی نہ سکی، اور جب دوسرے ہی لمحے اسے پہچانا تو اماں اس سے لپٹ گئی تھی۔ اماں اور صدف دونوں مل کر اس قدر روئیں کہ میری بھی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے معاف کر دیں اماں، میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تو اماں نے مجھے زور سے ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ صدف تو ابھی بھی کچھ نہ بولی۔ میں نے ہی اماں اور خالہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں ان کی لعنتوں کا حقدار ٹھہرا تھا۔ وہ جتنی گالیاں مجھے دے سکتی تھی دے رہی تھی۔ اماں کو مجھ سے یہ امید نہ تھی میں اتنا غلط قدم اٹھاؤں گا۔ ابا الگ مجھ سے ناراض تھے، سب کی ناراضگی برحق تھی۔ میں اسی سلوک کے قابل تھا، بلکہ میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ سزا کے قابل تھا۔ ابا اماں کو کہہ رہے تھے کہ ایسی اولاد کو تو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انہوں نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ ان کا بیٹا آج سے ان کے لیے مر گیا ہے۔ اماں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا آیا۔ اب مجھے باقی کی زندگی ایسے ہی گزارنی تھی جیسے صدف نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں گزاری تھی۔ میری یہی سزا تھی اور مجھے اپنی سزا دل و جان سے قبول تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اسی دنیا میں اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خدا مجھے معاف کر دے گا تو میری بیٹی کے سامنے یہ سب کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے صدف کے ساتھ ساتھ خالہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لیے وہاں سے چلا آیا تھا اور علیحدہ مکان لے کر رہنے لگا۔ میں نے ایک جگہ نوکری بھی شروع کر دی تھی، مگر اس تنگی میں مجھے اندازہ ہوا کہ میری دوسری بیوی میرے ساتھ ذرا مخلص نہ تھی۔ اسے تو وہ سب آسائشیں چاہیے تھی جو اسے ابا کے گھر میسر تھی، جبکہ میں وہ سب دینے سے قاصر تھا۔ نادیہ مجھ سے روز لڑتی اور مجھے برا انسان ہونے کا طعنہ دیتی۔ اللہ نے جلدی ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تھا، مگر میری بیٹی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھی۔ وہ نہ بول سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی تھی مگر چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ شاید میرے گناہ کا یہی صلہ تھا جو مجھے میری بیٹی کے معذور ہونے کی صورت میں ملا تھا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔